हेलो क्लास 12th। आज आपका कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो कूलम्ब्स लॉ की F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फोर्स को इट इज अ बेटर टू रिप्रेजेंट इन अ वेक्टर फॉर्म, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ की। देखिए एक चार्ज है मान लीजिए प्लस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q2 इधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लिया हमने R। अब इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा। अब जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन, रिपेल करेगा एक दूसरे से, दोनों दूर भागेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड F12। इसके ऊपर फोर्स ये किस साइड लगाएगा, ये इससे दूर भागेगा तो F21। ठीक है भाई, दो फोर्स आ गए, दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं, घृणा करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स ये इस साइड लगाएगा। ठीक है, अब जब इधर से इधर जा रहे हैं तो वेक्टर आपका कैसे होगा, R12, और जब आप इधर से इधर आएंगे तो वेक्टर को लिखेंगे डिस्टेंस को R21। R12 आपने पढ़ा है 11th में, R2 माइनस R1 एंड R1 माइनस R2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। तो कभी भी किसी चीज को वेक्टर से मल्टीप्लाई, वेक्टर बनाना हो तो सीधा सा एक यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कैसी बन जाएगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये आर वेक्टर, आर वेक्टर आपका इज ए यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर को आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आपको लिखना है सपोज F12, तो F12 क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। इधर देखिए आप, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लग रहा है तो आप यूं आ रहे हैं ना, इसके ऊपर फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है भाई, है ना भाई, F12, तो यूं आ रहे हैं आप, तो कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं, R21, तो यहाँ लिख सकते हैं आप R21। ठीक है, तो F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 को क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या लिखोगे, R21 वेक्टर और R21 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो F12 क्या बन जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21, और अभी मैंने आपको बताया था R21 को आप कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, आर स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो क्या बन गया, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1, सीधा लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का 2 और 1 कितना बन गया, QR21। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 का Q R21 को आप ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, F12 आ गया। नोट डाउन कीजिए इसको। जी स्टूडेंट्स, नोट किया आपने अभी क्या निकाला है, सिर्फ F12 निकाला है। अब हम F21 और निकालते हैं। देखिए F21 आप कैसे निकालेंगे, लास्ट एक्सप्रेशन को मैं सिर्फ छोड़ देती हूँ। इधर देखिए F21 क्या निकालेंगे, 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर लगा देगा, आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। F21 देखिए इस साइड जा रहे हैं तो आप ये वाला वेक्टर यूज करेंगे, है ना, यूं जा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, R12, तो आप इससे लिख सकते हैं R12 और बस F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R12 को वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या बन गया, F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R का स्क्वायर और एक क्या बन गया क्यूब, R12 R2 माइनस R1 का क्यूब। एक चीज देखिए, दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, F21 और F12 को देखिए, 1/4πε0 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 Q1 Q2, ये मोड का आपने क्या ले रखा है, क्यूब का रखा है और मोड ले रखा है, तो नेगेटिव वैल्यू आई तो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, सारी चीजें सेम है। और ठीक है, सिर्फ इधर देखिए क्या है, R1 माइनस R2 और स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ये R2 माइनस R1, तो F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। कहने का मतलब क्या है, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 में से जब क्या सिर्फ एक क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस साइन, यानी कि F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। इधर देखिए क्या चीज समझ में आ रहा है इससे, टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, है ना, दो फोर्सेज हैं इक्वल और अपोजिट टू ईच अदर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये क्या करता है, प्रूव करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। हाँ, ये तो थी आपकी वेक्टर फॉर्म के बारे में। जैसे नॉर्मल कूलॉम्स लॉ लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब आप नॉर्मल कूलॉम लॉ के लिए फोर्स लिखते हैं तो जो ये यहाँ Q1 Q2 लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, चार्जेस के आगे जो निशान लगा होता है माइनस प्लस वो आपको यहाँ कंसीडर नहीं करना, इसके हम आपको ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। माइनस प्लस जो डायरेक्शन आएगी वो हम अपने आप कंसीडर कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ क्या कंसीडर करना है, उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। क्लियर है यहाँ तक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस F12 F21 R12 R2 माइनस R1, दोनों फोर्सेस निकाले, हमें पता लगा दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, इट प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम करते हैं, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है और आपने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सिमिलैरिटी एंड dissimilarity between Fg and Fe। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी पढ़नी है, पहले पढ़ लेते हैं सिमिलैरिटी। ओके, टेल मी व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दोज। बिटवीन टू में सिमिलैरिटीज क्या है, आपने देखा हो Fg होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर और Fe होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 1/r² है, यानी कि दोनों क्या है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दूसरी बात, जब आपने इसका डेरिवेशन किया था तो इस तरह से कंसिडर किया था, ये एक मास m1 एक मास m2 दोनों के r डिस्टेंस पे है, इसी तरह आपने एक Q1 कंसिडर किया एक Q2 कंसिडर किया, दोनों आपका r डिस्टेंस पे है ना, तो बोथ द फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो क्या लिखेंगे, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, बस इतना ही लिखते हैं, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये तो इसमें सिमिलैरिटीज थी, बट अबाउट द डिसिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज क्या है,
डिसिमिलैरिटी देखिए क्या है। ओके, यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, जब दो बॉडीज आपस में पास में रखी है जिनके पास मास है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या वहां कोई वर्ड रिपल्शन आता है? नहीं आता। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature, whereas electrostatic force is attractive as well as repulsive in nature। ठीक है भाई, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये जो g आता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या ये g की वैल्यू चेंज होती है? नहीं। और जो यहाँ कांस्टेंट आया था, जिस हमने k कहा था, k की वैल्यू 1/4πε0 आई थी, क्या कांस्टेंट होती है? नहीं। मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप क्या कह सकते हैं कि g does not depend upon medium, whereas a depends upon medium। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि g की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, और k की वैल्यू मीडियम के साथ चेंज होती है। आपको पता है g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और k की वैल्यू होती है दिस। और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है एज कंपेयर टू Fe। इस चीज को आप मानेंगे तो नहीं, चलिए काम करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। आपको Fe से Fg का रेशियो निकालना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूज द करेक्ट वन। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। देखिए, सबसे पहले Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसके लिए पूछा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा है। ठीक है, पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया square/r²। ठीक है, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वैल्यू होती है? g m1 m2/r²। g की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11। व्हाट इज m1 m2? m1 m2 इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इनका भी क्या हो गया? square/r²। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। आपको Fe से Fg का रेशियो निकालना है, Fe/Fg। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 का square/r² इंटू r²। ये उलट जाएगा। ठीक है, 6.67 × 10⁻11 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली आएगा 10⁻42। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास Fe Fg। इसका मतलब Fe इज इक्वल्स टू 10⁻42 Fg, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻42 गुना क्या होता है? ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए।
Okay, students, see this question. A charge Q is divided into two parts such that when these two charges are kept at some separation, the electrostatic force between them is maximum. Find charge on each part. टोटल चार्ज Q है, दो हिस्सों में बांटना है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने उस पे ये चीज मैक्सिमम हो, Fe मैक्सिमम आए ऐसे डिस्टेंस पर, और आपको उस चार्ज की वैल्यू बतानी है। देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका बोर्ड लेवल टाइप का भी है। देखो, चार्ज Q है, आपने मान लिया ये चार्ज आपने X है, टोटल चार्ज कितना था Q, तो ये X है, तो ये कितना बच गया Q माइनस एक्स। क्लियर? कुछ डिस्टेंस दूर रखे हैं, मान लो R डिस्टेंस दूर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ F क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए पहला चार्ज ये है, क्या आ जाएगा X, दूसरा Q2 Q माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जब भी चीज मैक्सिमम निकालनी है तो आप उस चीज का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मान लीजिए सपोज एक जनरल चीज करवा रही हूँ आपको, मान लीजिए y दे रखा है आपको x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपसे पूछे y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि x की कौन सी वैल्यू पे y मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो क्या कीजिए आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy/dx क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, यही होगा डिफरेंशिएशन। तो अब जब हम dy/dx को 0 पुट कर देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा करने से हमारी x की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये जो x की वैल्यूज आती है, इस x की वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसी चीज का जो आपका dy/dx आया है इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d²y/dx स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आपने आया 6x माइनस 2। ठीक है, जो x की वैल्यूज आई हैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लीजिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो वो आपका होगा मैक्सिमा, अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो होगा मिनिमा। तो कभी भी आपको किसी भी वैल्यू पे y मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो dy/dx को किसके इक्वल पुट कर दीजिए 0, वहां से क्या आ जाएगा आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी। इस x की वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कोई चीज मैक्सिमम है कोई चीज मिनिमम है, तो आप क्या कीजिए वहां पर आप सीधा सा उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में इसे पुट करके देखिए, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आए मतलब डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव आए तो आप वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, और पॉजिटिव आए तो आपकी मिनिमम है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x³ माइनस x अपॉन R स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए df/dx। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखें कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड पहले इसको ऐसे लिखिए, f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं qx माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन df/dx। ठीक है, तो ये चीज कांस्टेंट है तो इसको बाहर रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे x के, तो क्या बचेगा q, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2x। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, df/dx इक्वल्स टू 0, यानी कि पूरी क्वांटिटी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर q माइनस 2x को पुट कर दीजिए 0। ये सारी चीज चली जाएंगी उधर 0, तो q माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई q/2। ठीक है, जब x की वैल्यू q/2 होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू q/2, q माइनस q/2, तो हर एक पार्ट पे चार्ज कितना आ जाएगा q/2 पे क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका मैक्सिमम। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? पहला तो इट इज नॉट वैलिड फॉर
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लिख दे या बॉडीज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इस पे भी पूरे बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 है और इस पे भी पूरा चार्ज पॉजिटिव है। कंटिन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है पर एक्सटेंडेड बॉडीज है, ठीक है। तो इस तरह की बॉडीज के लिए कभी भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। आपको याद हो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पॉइंट चार्ज बताया था। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेकेंड, चार्जेस, ओके, दिस इज वैलिड ओनली मत लिखिए, दिस इज वैलिड when both the charges are in rest, but not valid when both the charges are in motion। ये कह रहा है कि दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, बट अगर दोनों मोशन में हैं तो आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन है। हाँ, एक चीज हो, दोनों चार्जेस में से या तो दोनों चार्जेस आपके कैसे हों, रेस्ट पे हों, या फिर एक चार्ज मोशन में हो या एक चार्ज रेस्ट पे हो, तो भी आपका ये क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ओनली व्हेन one charge is in motion and another is rest, then Coulomb's law is valid। तो लिखोगे Coulomb's law is valid when one charge in motion and other is at rest। एक चार्ज मोशन में हो, दूसरा रेस्ट पे हो, तो आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। दोनों रेस्ट पे हो तो भी एप्लीकेबल है, पर अगर दोनों मोशन में हुए तो आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? तो ये थे आपके लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।